अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का टॉपिक करने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथ के अंदर। आपका विचुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक लेक्चर नंबर 26 है। इसके अंदर शुरू में मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि ये कैसे करना है हमने, और फिर हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है। इसमें ये होता है कि आपके पास जब एक स्टेटमेंट दी हुई होती है ना, तो आप उसके ऑपोजिट स्टेटमेंट लेते हैं। यानी अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया है तो आपने प्रूफ करना है कि वो ठीक है, लेकिन आप उसके ऑपोजिट स्टेटमेंट लेंगे और उसको गलत प्रूफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो स्टेटमेंट होगी ये ट्रू प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स में मज़ीद हम इसको करेंगे, फिर आपको ये समझ में आएगी। मेरी बात अभी शायद ना आई हो। तो इसको हम लिखते कैसे हैं लॉजिकली। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है ना, P इम्प्लाइज Q, जिसको हम पढ़ते हैं इफ़ P देन Q, तो इसको आप कन्वर्ट करते हो P एंड नॉट Q के अंदर। ठीक है, यानी P वैसे ही रहता है, पहली स्टेटमेंट इफ़ वाली वैसे ही रहती है, लेकिन जो देन वाली स्टेटमेंट होती है ना, उसको आप उलट कर देते हैं, उसका नॉट ले लेते हैं। ठीक है, और फिर ये जो स्टेटमेंट आती है इसको आपने प्रूव करना होता है कि ये गलत है। ठीक है, C का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फॉल्स हैं। जब हम ट्रुथ टेबल बनाते थे मिड टर्म के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन या अब्सर्डिटी होती थी। उसका मतलब ये था कि सारे जो आउटपुट है वो सारी फॉल्स आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ये स्टेटमेंट बनानी है, ये दी हुई होगी। ठीक है, ये बनानी है और इसको हमने क्या प्रूफ कर देना है जनाब? फॉल्स प्रूफ कर देना है। बेसिकली हम इसका ले रहे होते हैं नेगेशन। ठीक है, यानी इसका उलट कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह की स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है, तो अगर इसका नेगेशन गलत प्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आज संडे है, तो अगर मैं इसके ऑपोजिट सेलेक्ट कर लूँ कि आज संडे नहीं है, अब मैं अपनी ये बात प्रूव करना चाह रही हूँ कि आज संडे नहीं है, लेकिन अगर मैं ये बात प्रूव करने में फेल हो जाती हूँ तो इसका मतलब है कि आज संडे वाली बात ठीक है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमने कैसे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब आपने ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड यूज़ करना है ना, तो आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप वही कि मैंने आपको बताया कि आपने लेट करना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है वो क्या है? फॉल्स है। कि जो आप स्टेटमेंट लेट कर रहे हैं ना, ठीक है, जो आपको दी हुई है उसके ऑपोजिट स्टेटमेंट यानी उसका नॉट जब आप लेट कर रहे हैं उसको आपने फॉल्स प्रूफ करना है। ठीक है, अब जब ये फॉल्स प्रूव हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ चली गई। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है गलत प्रूव हो गई। और जब ये कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ चली गई तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो क्या है? ट्रू है। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हमने फॉलो करने। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक आ जाता है जनाब थ्योरम। थ्योरम के बाद हम अपनी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो थ्योरम में हमारे पास देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपने प्रूफ करना है कि हमारे पास सबसे बड़ा कोई इंटीजर नहीं होता, यानी हमारे पास लिमिट है ही नहीं। हम आगे चलते जाते हैं काउंटिंग के अंदर और कोई हमारे पास वहाँ पे स्टॉप बटन नहीं है। आप कहीं पे रुक नहीं सकते कि ये सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लें उससे बड़ा नंबर भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि 1000 सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन 1001 जो है वो उससे बड़ा हो जाएगा, 1002 उससे बड़ा हो जाएगा। तो हम नहीं कह सकते कि 1 बिलियन जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, उससे बड़े भी नंबर्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो हमने बेसिकली ये वाला थ्योरम प्रूफ करना है, देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करना है ना वो लेट करनी है, यानी इसके ऑपोजिट लेट करनी है। ठीक है, इसको हमने कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करना है। तो लेट कर लें हम सबसे पहले कि हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर है। लेट देयर इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर, अ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसके ऑपोजिट लेट करना था ना हमने। उन्होंने कहा कि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और वो क्या है? लेट्स से वो n है। ठीक है, कैपिटल N हमने उसको ले लिया। अब एक और इंटीजर लेट करें जिसको हम m का नाम दे देते हैं और उसको हम इक्वल रख लेते हैं n+1 के। क्या आप इस n में, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई इंटीजर होता है हम उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं ना अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 लेट से ऐड कर लिया। तो जब आप n में 1 ऐड करोगे तो वो n से बड़ा नंबर नहीं आ जाएगा आपके पास। यानी अगर n की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 100 है, आप उसमें 1 ऐड करते हो तो 101 जो है वो 100 से बड़ा नंबर आ गया। सो m जो है यहाँ पे वो फिर
बड़ा हो गया किससे, n से। हालांकि हमने तो कहा था n जो है वो ग्रेटेस्ट है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि m जो है वो n से भी बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने लेट किया था ना, ये बात गलत प्रूव हो गई है, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हमने कहा था कि n सबसे बड़ा है, लेकिन हमारी बात तो गलत प्रूव हो गई, n से बड़ा भी एक m मौजूद है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल्स को बड़े गौर से आपने करना है, ठीक है। इनमें से आपको पता है डिस्क्रीट के अंदर यूजुअली हैंडआउट्स में से ही एग्जाम्पल आती हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी सॉल्व करवाऊँ ताकि आप लोग कोई मिस ना करें, इसके अंदर सबको आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो पहली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ n स्क्वायर इज़ एन इवन इंटीजर देन n इज़ एन इवन इंटीजर। ये आपने प्रूव करनी है स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर इफ़ देन वाली सिचुएशन आ रही है तो आपने इफ़ स्टेटमेंट को वैसे ही रखना होता है, लेकिन देन वाली स्टेटमेंट को जो है हमने उलट कर देना होता है, यानी उसका नॉट ले लेना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये p इम्प्लाइज q है, तो हमने कहा था कि p हम वैसे ही रखते हैं और q का जो है वो हम नेगेशन ले लेते हैं, नॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपने सेम काम करना है, लेट कर लेना है सबसे पहले। जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, प्रूफ इसका जब स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपने लेट करना है। लेट के अंदर इफ़ वाली स्टेटमेंट आप एज इट इज़ रहने देंगे, इफ़ n स्क्वायर इज़ इवन देन। अब ये देन के बाद जो है ना, सॉरी, देन की जगह हमने एंड कर देना है, क्योंकि हमने कहा था कि हम p एंड नॉट q करते हैं ना, तो देन की जगह पे एंड आ जाएगा और फिर q का उलट कर देना है। एंड लिखने के बाद ये q ये था ना, n इज़ एन इवन इंटीजर, तो इवन का उलट क्या होगा, n इज़ नॉट इवन। नॉट इवन इसका मतलब है वो ऑड है, ठीक है। तो n इज़ ऑड इंटीजर। ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने वो स्टेटमेंट सपोज कर ली है जिसको हमने गलत प्रूव करना है, ठीक है। यानी इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट आपने जो है वो यहाँ पे कर लिया है। इफ़ में कोई चेंज नहीं आएगा, दोबारा सुन लें, देन की जगह एंड आ जाएगा और क्यू वाली जो स्टेटमेंट है ना, देन के बाद वाली, उसका उलट कर देना होता है आपने। क्लियर है। अब देखें, हम ये जो एंड वाली स्टेटमेंट है ये लेंगे और देखते हैं कि n स्क्वायर इवन आता है या नहीं आता। n अगर ऑड है तो इसका मतलब है n किसके इक्वल होगा, हमने पीछे लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है ना, ऑड नंबर किसके इक्वल होता है, 2k + 1, ठीक है। तो यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 2k + 1 आ गया। अब आप क्या करें कि आपने तो n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लें। यहाँ पे n का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो ये हमारे पास n स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप देखें कि ये 4k स्क्वायर और 4k में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। वैसे तो 4 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हमने उसको इवन प्रूफ करना है ना, तो इवन के लिए आपको याद होगा कि हम मल्टीपल ऑफ 2 किसी भी नंबर का ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है इन दोनों में से। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2k स्क्वायर + 2k, और जो 1 है इसमें से तो हमने कॉमन नहीं लिया ना, तो इसको हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं। अब 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है ये चीज़ जो है ये क्या है, इवन है। और इवन में जब आप 1 ऐड करते हो वो क्या बन जाता है, ऑड बन जाता है। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, और इसको आप कोई नया नंबर नाम दे दें। के तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 2p लेट से कह देते हैं, यानी 2 इंटू इस पूरे को, क्योंकि ये इंटीजर है ना सारे, तो हम एक नया इंटीजर यहाँ पे p लिख देते हैं, साथ में +1। तो ये जो फॉर्म होती है 2k + 1 या 2p + 1 या 2q + 1, ये किसकी होती है, ऑड नंबर की होती है ना, ऑड इंटीजर की। तो यहाँ से हमें पता चला कि n स्क्वायर जो है वो क्या आ गया, हमारा ऑड आ गया। लेकिन हमने तो कहा था कि n स्क्वायर इवन है, यानी जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई थी वो क्या हो गई, गलत प्रूव हो गई ना। हम लिखेंगे विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और जैसे ही हमारी लेट की हुई स्टेटमेंट गलत हुई, इसका मतलब है ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू थी, ठीक है। तो नीचे आपने लिख देना है, सो प्रूव दैट द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज़ ट्रू, या सो प्रूव दैट, और आगे ये वाली सारी स्टेटमेंट आपने एज इट इज़ लिख देनी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट देख लें, आपके सामने मौजूद है। प्रूव दैट इफ़ n इज़ एन इंटीजर, n आपके पास कोई इंटीजर है, एंड n³ + 5 इज़ ऑड, देन n इज़ इवन यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। आपने स्टेटमेंट प्रूफ करनी है लेकिन यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि आपने इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट लेट करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा था इफ़ में जो चीज़ होती है वो आप वैसे ही रखते हैं, देन के बाद वाली चीज़ का जो है वो उलट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो हम इफ़ वाली चीज़ को वैसे ही लेट करेंगे, लेट इफ़ n³ + 5 इज़ ऑड, देन की जगह हम क्या लिख देंगे, एंड n इज़ इवन, तो इवन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, n इज़ ऑड।
ठीक है, आपने इसे ऑड जो है वो यहाँ पे लेट कर लिया। अब हमने ये जो n इज़ ऑड है और यहाँ पे हमने कहा कि n³ + 5 जो है वो भी ऑड है, तो आपने दोनों में से किसी भी एक चीज़ को लेके ना दूसरी प्रूफ करनी होती है। पीछे हमने जो है वो इफ एंड वाली चीज़ को लेट किया था और ये चीज़ प्रूफ की थी। यहाँ पे भी आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको लेके ये चीज़ प्रूफ कर दें, ठीक है। तो इसमें कोई वो मसला नहीं है कि आप फर्स्ट वाली से दूसरी निकाल रहे हो या दूसरी को यूज़ करके फर्स्ट वाली प्रूफ कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेट से पहले वाली ले लेती हूँ n³ + 5। तो हम ये जो n³ + 5 है, क्योंकि वो ऑड है ना, तो ऑड नंबर किसके इक्वल होता है, 2k + 1। इवन जो है वो 2k के इक्वल होता है, ऑड जो है वो 2k + 1 के इक्वल होता है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं लिए तो पहले वो लेक्चर्स ले लें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं उस तरह से दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जो हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा है, काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, तो मज़ीद इसको मैं लंबा नहीं करना चाह रही। तो आप पिछले लेक्चर्स लाजमी सुने, फिर ये वाला लेक्चर अटेंड करें, ठीक है। अच्छा, ये ऑड है तो इसलिए मैंने इसको इक्वल टू 2k + 1 रख लिया। अब ये जो n³ है, अगर मैं इसको इधर ही रखूं और जो +5 है उसको वहाँ ले जाके हम कर देते हैं माइनस। जब माइनस करेंगे तो 5 - 1 ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और आप देखें यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, k - 2, यानी n³ = आ गया 2। और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसको कोई नया नाम दे दें, जैसे मैंने पीछे p का नाम दिया था, आप भी इसको p का नाम दे दें, ठीक है। और n³ जो है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं n².n, कोई मसला तो नहीं है ना। पावर 3 है, हम 2 अलग कर लें और यहाँ से 1 अलग कर लें। अब n जो है ऊपर क्या था, हमने कहा कि n जो है वो क्या है, ऑड है, लेट किया था ना हमने। तो ऑड नंबर को ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई करें, यानी n² कैसे आया, n को n से मल्टीप्लाई करके आया ना। तो ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ऑड ही आता है। ये हमने पीछे थ्योरम भी पढ़ा हुआ है ना, लेक्चर नंबर आई थिंक ये 25 के अंदर है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स इज़ ऑड, यानी 2 ऑड इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये भी ऑड आया। फिर इस ऑड को दोबारा ऑड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऑड ही आना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो इवन आ रहा है, ऑड तो नहीं आ रहा ना। यहाँ पे +1 होता तो हम कहते हैं कि ये ऑड आया है, हमारे पास क्या आ गया, इवन आ गया। तो यहाँ पे हमारी हम जो काम कर रहे थे वो तो गलत हो गया ना, यहाँ पे ऑड आना चाहिए था, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। जैसे ही हमारा जो सोल्यूशन है वो गलत हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन आई, इसका मतलब है कि ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है वो क्या थी, ट्रू थी। सो ओरिजिनल स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। या लिख लें सो प्रूव दैट, और आगे वही वाली सारी स्टेटमेंट आ जाएगी, इफ n³ + 5 इज ऑड देन n इज इवन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगली एग्जाम्पल पे। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन इफ n एंड m आर ऑड इंटीजर्स देन n + m इज़ इवन इंटीजर, कि अगर n और m दोनों ऑड इंटीजर्स हैं और आप उनका सम लेते हैं तो वो भी इवन इंटीजर ही आता है। तो सॉरी, n और m क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं। तो हमने पहले तो लेट कर लेना है ना, इफ़ वाली स्टेटमेंट वैसे ही रहेगी, n एंड m आर ऑड इंटीजर्स, ठीक है। देन की जगह पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, और n + n, ये जो देन के बाद वाली है इसका उलट कर देना है। उन्होंने हमें इवन कहा है तो हम उसका उलट कर देंगे, नॉट इवन लिख लें या ऑड लिख लें, ठीक है, एक ही बात है। एंड n + m इज़ ऑड, ठीक है। अब इसमें भी हम n और m क्योंकि दोनों ऑड है ना, तो हम n की और m की वैल्यूज़ क्या लेंगे, n की जैसे हम 2k + 1 ले लेते हैं तो इसकी भी 2k + 1, लेकिन k हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम p लिख लेते हैं, ठीक है, 2p + 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें n + m चाहिए, तो हम n और m को ऐड कर देते हैं, n + m। n की वैल्यू लिखें 2k + 1, प्लस लगा के m की वैल्यू लिखें जो हमने 2p + 1 ली है, ठीक है। और 2k + 2p, और ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखें इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर k + p + 1 आ जाएगा, तो n + m = 2 × समथिंग, और 2 के साथ जब भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये इवन है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n + m = 2, और इसकी जगह कोई नया लिखते हैं, ठीक है। k और p हम ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इनके अलावा कुछ और लिख दें, जैसे मैंने r लिख दिया, तो n + m = 2r आ गया। इसका मतलब है n + m तो हमारे पास इवन आ गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या प्रूफ करना था, ऑड, तो यहाँ पे क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है तो इसका मतलब है हमारी स्टेटमेंट हो गई गलत और जो उनकी स्टेटमेंट थी वो क्या हो गई, ट्रू प्रूव हो गई, ठीक है। तो नीचे अब वो आपने दोबारा लिख देना, सो प्रूफ दैट इफ़, और आगे वो सारी जो उन्होंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई थी वो वाली आपने लिख देनी है। क्लियर है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द सम ऑफ एनी
रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज़ इरैशनल। ये आपने प्रूव करना है और इसको भी आपने जो है बाय कॉन्ट्राडिक्शन ही प्रूव करना है, ठीक है। और ये थ्योरम है एक तरह से, एग्जांपल नहीं है आपकी। इसके अंदर क्या करना है आपने, ज़रा स्टेटमेंट गौर से पढ़ें, उसी से हम इक्वेशन बनाते हैं। कहते हैं सम ऑफ एनी रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज़ इरैशनल। यानी आप एक रैशनल नंबर को और एक इरैशनल नंबर को ऐड करते हो तो आंसर जो है वो इरैशनल आना चाहिए। लेकिन हमने क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना है तो हमें तो पहले इसका उलट लेट करना पड़ेगा ना। शुरू वाली स्टेटमेंट सेम रहेगी, ठीक है। द सम ऑफ एनी रैशनल, द सम ऑफ एनी रैशनल एंड इरैशनल नंबर, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। इसके बाद वाली आप चेंज कर देंगे। उन्होंने इरैशनल का है रिजल्ट, लेकिन हम उसको क्या लेट कर रहे हैं, रैशनल लेट कर लेते हैं। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। अगर तो ये गलत प्रूव हो जाती है बात, इसका मतलब है कि ये वाली बात ठीक है, ओके। अब हमने देखें क्या है, सम लेना है ना। सम का मतलब है हमने प्लस करना है किस किस को, एक रैशनल नंबर को किसके साथ, इरैशनल नंबर के साथ, ठीक है। और इक्वल किसके आएगा, वो एक रैशनल नंबर के इक्वल आएगा। ओके, हो गया। अब रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, रैशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेट कर लेती हूँ कि ये a/b है, ओके। प्लस इरैशनल की जगह आप कोई भी नंबर लेट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं लेट कर लेती हूँ कि ये x है, ओके। और यहाँ पे दोबारा से एक और रैशनल नंबर आ गया, तो उसको दोबारा से हम a/b तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हम वो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम इसको c/d कर देते हैं, ठीक है। तो रैशनल प्लस इरैशनल की जगह हमने x कर दिया और यहाँ पे फिर रैशनल है तो इन दोनों की जगह हमने एक फ्रैक्शन लिख दी, ओके, हो गया। अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, a/b जो यहाँ प्लस हो रहा है उसको वहाँ ले जाके करते हैं आप माइनस। डन। अब जब आप माइनस करेंगे तो जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस होता है तो आप क्या करते हो, आप तो एलसीएम लेते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, CB माइनस AD ओवर BD। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखें x जो है हमने क्या कहा था, x इज़ अ इरैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे देखें तो ऊपर ये जो है ये भी इंटीजर है और नीचे वाला भी क्या है, इंटीजर है। ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है। तो दोनों इंटीजर्स जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो तो रैशनल नंबर होता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि दो इंटीजर्स a/b डिवाइड हो रहे हैं, c और d डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो रैशनल नंबर होता है। तो x तो हमारे पास रैशनल आ गया, लेकिन हमने तो x को इरैशनल रखना था ना, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट में क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि हमने जो लेट किया था उसके उलट यहाँ पे आगे काम चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन आई तो इसका मतलब है कि हमारी स्टेटमेंट गलत है और जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, प्रूव दैट √2 इज़ इरैशनल। इसे भी हमने यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन ही प्रूव करना है, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर ये पेपर में आती होती है कि √2 इरैशनल नंबर है, इसको प्रूव करें बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो जब भी आपने कॉन्ट्राडिक्शन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लेट करते हैं ना जो स्टेटमेंट है उसके ऑपोजिट। अब इसमें इफ़ और देन वाली चीज़ नहीं है, इसमें एक ही सिंगल स्टेटमेंट है तो हम उसी को ऑपोजिट लेट कर लेंगे, ठीक है। √2 इज़ इरैशनल है ना, तो हम लेट कर लेते हैं कि √2 इज़ रैशनल, ठीक है। इसके ऑपोजिट लेट कर लिया। अब अगर तो ये रैशनल है तो ये किसके इक्वल होगा, यानी हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि √2 इज़ इक्वल टू एक रैशनल नंबर, तो रैशनल की जगह हम a/b लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने लिखनी है साथ में कि a और b जो है ना उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड रैशनल नंबर ले रहे हैं। अगर इनमें कुछ कॉमन होगा, लेट्स से मैं कहती हूँ कि एक 2/4 है। अब देखें 2 और 4 में कॉमन फैक्टर आ रहा है ना 2, तो इसको कट करेंगे तो एक और नया रैशनल नंबर बन जाएगा। तो हम इसके लिए जब प्रूफ कर चुकेंगे एक बात, हमें फिर इसके लिए अलग से प्रूफ करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम वो रैशनल नंबर ले रहे हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जो सारे उस सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये बात लाजमी लिखनी है कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सिर्फ इसके अंदर आपने ख्याल करना है। बाकी जहाँ पे भी आप रैशनल नंबर ले रहे हैं उसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या करें कि हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a² ओवर b²। अब b² यहाँ डिवाइड हो रहा है, उसको वहाँ ले जाके आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो a² के इक्वल आ गया। अब देखें a² जो है वो किसके इक्वल है, 2 इंटू समथिंग, यानी ये तो इवन आ गया ना। a² इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 इंटू समथिंग हो तो वो इवन नंबर होता है। जैसे हम 2k पढ़ते हैं तो अगर हमारे पास लिखा हो m इज़ इक्वल टू 2k तो हम कहते हैं m जो है वो इवन है,
तो इसको आप k कंसिडर कर लें, ठीक है, क्योंकि 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो a स्क्वायर इवन होगा, और अगर a स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब है a भी इवन होगा, क्योंकि इवन नंबर का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं या उसका स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो इवन ही आता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब ये a अगर इवन है तो हमने a की जगह पे 2k पुट कर देना है। जब भी कोई नंबर इवन होता है तो हम उसको किसके इक्वल रखते हैं, 2k के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे आपने a की जगह पे क्या पुट कर देना, 2k इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 2b स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाली साइड इज इक्वल टू ये जो a है, इस a की जगह पे आपने 2k पुट कर देना है, क्योंकि a का स्क्वायर है तो 2k का भी आप स्क्वायर ले लें। अब आपने स्क्वायर ओपन कर लेना है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो 2 को यहाँ ला के मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2k स्क्वायर के। अब b भी देखें किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू समथिंग, इसका मतलब है b इज़ ऑल्सो इवन, और a भी इवन है और b भी इवन है, तो इसका मतलब है ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। और अगर दोनों 2 के टेबल में आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि दोनों 2 के टेबल में आ रहे थे, तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान तो कॉमन फैक्टर मौजूद है 2, क्योंकि दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 तो दोनों का फैक्टर हो गया ना, कॉमन फैक्टर आ गया यहाँ पे। तो हमने कहा था कि a और b जो है उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमने जो स्टेटमेंट लेट की थी वो गलत हो गई ना, यहाँ पे उसके कॉन्ट्राडिक्शन आ गई यहाँ पे, और जैसे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई वैसे हमने वहाँ पे कह देना है कि हमारी स्टेटमेंट गलत है। सो जो गिवन स्टेटमेंट थी √2 इज़ इरेशनल, ये प्रूव हो गई है, ठीक है, ये ठीक है, समझ आ गई। इसको दोबारा एक दफ़ा सुन लें अगर आपको समझ नहीं आई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और काफ़ी चांसेस होते हैं इसके पेपर में आने की, ठीक है जी। तो होप सो यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम कॉन्ट्राडिक्शन में क्या काम करते हैं। हम कॉन्ट्राडिक्शन में जो स्टेटमेंट दी हुई होती है, अगर तो वो इफ़ देन की फॉर्म में है तो हम इफ़ स्टेटमेंट को वैसे ही रहने देते हैं, देन की जगह पे हम एंड लगाते हैं और देन के बाद वाली स्टेटमेंट को हम उलट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम उसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, और जहाँ पे हमारी जो है वो चीज़ गलत साबित होने लग जाए या कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, वहाँ पे फिर हम स्टॉप कर देते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब है हमारी लेट की हुई स्टेटमेंट गलत है और जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह की है, √2 से मिलती जुलती है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन 6 - 7 √2 इज़ इरैशनल, कि आपने प्रूव करना है कि ये इरैशनल है। तो यहाँ पे भी इफ़ देन वाला सीन तो है नहीं, तो हम जो एक सिंगल स्टेटमेंट है बस उसी को उलट कर लेंगे, ठीक है। लेट कर लेंगे कि जो 6 - 7 √2 है इज़, उन्होंने हमें इरैशनल कहा है तो हम उसका उलट करेंगे, यानी वो रैशनल है, ठीक है। और अगर ये रैशनल है तो 6 - 7 √2 किसके इक्वल होगा, a/b के इक्वल होगा। कोई भी रैशनल नंबर, मैंने a/b लिखा, आप p/q, m/n कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, c/d भी लिख सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे हमारे पास हो रहा है 7 √2 माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और a/b जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम ले लें, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस हैं और दरमियान में माइनस है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो हम 1 लगा सकते हैं ना। तो एलसीएम नीचे आ जाएगा b और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 6b - a इज़ इक्वल टू 7 √2, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप √2 को रखें यहीं पे और 7 को वहाँ जाके कर दें डिवाइड, तो 6b - a ओवर 7b आ जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा √2 के। अब देखें ये ऊपर वाला भी क्या है, एक इंटीजर है, और नीचे वाला भी क्या है, इंटीजर है, यानी हम √2 को देखें फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर √2 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है √2 तो रैशनल नंबर होगा, लेकिन अभी हम पिछले एग्जांपल में सॉल्व करके आ रहे हैं, प्रूफ करके आ रहे हैं कि √2 जो है वो रैशनल नहीं होता, ये इरैशनल होता है। और वैसे भी हमें ये पता है, अगर पीछे एग्जांपल नहीं भी की होती तो हम यहाँ पे यही रीज़न देते कि √2 जो है ये क्या होता है, इरैशनल होता है, ये एक फैक्ट है। और ये इरैशनल है, लेकिन यहाँ पे तो वो हमें रैशनल शो कर रहा है हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या आ गई, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और जैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो हमारी स्टेटमेंट जो लेट की हुई है कि ये रैशनल है, ये गलत हो गई, और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वो इरैशनल है वो ठीक होगी, ठीक है। सो 6 - 7 √2 इज़ इरैशनल, ओके। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट √2 एंड √3 इज़ इरैशनल, सम ऑफ दीज 2 इज़ इरैशनल, ठीक है। तो ये आपने खुद करनी है, ये जैसे हमने अभी पीछे वाली की है ना 6 - 7 √2 वाली, उसी तरह से आपने करनी है। इसको इरैशनल है तो हम इसको लेट कर लेंगे कि इरैशनल है, फिर इसको आपने इस तरह से इक्वल टू a/b रखना है,
ठीक है। फिर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने के बाद आपने क्या करना है, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, यहाँ पे a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने जो है वो अंडर रूट वाली टर्म एक साइड पे कर लेनी है, बाकी सबको दूसरी साइड पे ले जाना है, जैसे हमने स्क्वायर रूट 2 के अंदर किया है ना, या इसके अंदर किया है 7 अंडर रूट 2 वाली एग्जाम्पल के अंदर। उसी तरह से बस आपने काम करते जाना है और एंड पे आप जो है इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि अंडर रूट वाली टर्म जो है वो इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगी। तो आप कहेंगे कि ये तो इरेशनल होनी चाहिए थी, लेकिन ये रैशनल आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगी। लेकिन यहाँ से ये नहीं आपने कर लेना कि अब देखो अंडर रूट 2 ये क्या है, ये इरेशनल है ना, अंडर रूट 3 खुद क्या है, इरेशनल है। दोनों इरेशनल्स को प्लस किया तो भी क्या आ गया, इरेशनल आ गया। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता कि अगर आप इरेशनल को इरेशनल में प्लस कर रहे हो तो वो इरेशनल आता है। ये अब आपने कॉन्सेप्ट नहीं बना लेना अपने माइंड में, हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल यही जो हमने ऊपर एग्जांपल की है 6 - 7 अंडर रूट 2, ये इरेशनल हमने प्रूव किया है ना, 6 - 7 अंडर रूट 2। ठीक है, एक और इरेशनल नंबर में ले लेती हूँ 6 + 7 अंडर रूट 2। दोनों इरेशनल हैं। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो देखें ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और 6 क्या आ गया, 12 तो इरेशनल नहीं होता ना, ये तो रैशनल होता है। यानी हमने दो इरेशनल को प्लस किया तो इरेशनल नहीं आया हमारे पास, रैशनल आ गया। ठीक है, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ये सिर्फ इस केस में ट्रू है कि दो इरेशनल्स को ऐड करके इरेशनल ही आएगा, हमेशा ये ट्रू नहीं होता। ओके, इसमें हमसे कहा जा रहा है प्रूफ दैट, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करना है हमने, फॉर एनी इंटीजर a एंड एनी प्राइम नंबर p, इफ़ p डिवाइड्स a देन p डिवाइड्स a + 1। के अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने जो डिवाइड्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने इस तरह से पढ़ा था ना कि n इज़ डिविजिबल बाय d या d डिवाइड्स n, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि n = d.k। इस तरह से भी हम उसको लिख सकते थे कि अगर d n को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है d के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें, जैसे k मल्टीप्लाई करें तो वो n के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड्स 6, तो इसका मतलब है कि 6 हमारे पास आ जाएगा अगर मैं इस 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करूं, जैसे 3 मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे p डिवाइड्स a है, तो इसका मतलब है कि a आ जाएगा हमारे पास अगर मैं p के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी a = p के साथ हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे k ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये भी प्रूफ करना है कि p डिवाइड्स a + 1। सॉरी, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है p डज़ नॉट डिवाइड a + 1, लेकिन जब हम लेट करेंगे तो हम जो है वो इफ़ वाली तो सेम रखेंगे, p डिवाइड्स a, लेकिन देन की जगह एंड करके इसका ऑपोजिट कर देंगे कि p डज़ नॉट डिवाइड a + 1, लेकिन हम p डिवाइड्स a + 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर p a को डिवाइड करता है तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं, और अगर p a + 1 को डिवाइड करता है तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं कि a + 1 = p डॉट, दोबारा k नहीं लिखते हम, यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल l लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास a है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, और 1 = p डॉट l, और इस a की जगह पे आप ये a की वैल्यू पुट कर दें p डॉट k। अब दोनों में से देखो p कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, l - k बच जाएगा, और p के साथ देखें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स 6। p के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है p डिवाइड्स 1, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं p डिवाइड्स 1। ठीक है, और अगर p जो है वो 1 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि p किसी और को डिवाइड, क्योंकि 1 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है ना, बाकी किसी के टेबल में 1 नहीं आता। 1 के टेबल में सब आते हैं, लेकिन 1 जो है वो सबके टेबल में नहीं आता। ये बात आपने याद रखनी है कि 1 जो है वो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, या तो ये -1 के टेबल में आता है या ये 1 के टेबल में आता है। यानी इसका मतलब है कि p सिर्फ 1 को डिवाइड कर रहा है, तो p फिर a + 1 को, जो हमने कहा कि p a + 1 को डिवाइड कर रहा है, ये तो बात गलत हो गई ना। a की जगह आप कोई वैल्यू लिखें, कोई भी इंटीजर लिखें, उन्होंने हमें कहा है कि a कोई इंटीजर है। ठीक है, तो आप इसकी जगह फॉर एग्जांपल 2 लिखते हैं, इसकी जगह 3 लिखते हैं, तो वो 4 बनेगा। अब 4 को p डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि p सिर्फ और सिर्फ 1 को डिवाइड कर रहा है, इसके अलावा ये किसी और को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये जो बात कर रहे हैं कि p डिवाइड्स a + 1, ये गलत है। तो हमारी बात जो है वो गलत हुई, तो इसका मतलब है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। जब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब है ओरिजिनल जो है वो ठीक है बात, यानी p जो है वो डिवाइड नहीं करता a + 1 को। ठीक है,
ये प्रूव हो गया। उसके बाद एक थ्योरम है आपके पास कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये थ्योरम मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रही क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में कभी भी नहीं आया, मुझे पास्ट पेपर्स में कभी देखने को नहीं मिला और ना ही स्टूडेंट से कभी सुनने को मिला है कि ये पेपर में आता है। अनइम्पॉर्टेंट सा है, बस इसकी ना आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आ सकती है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इनफाइनाइट, कि प्राइम नंबर्स जो है वो चलते जाते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कहीं भी जाके स्टॉप नहीं करते। ठीक है, जैसे हमने इंटीजर्स के बारे में पीछे पढ़ा ना कि कोई लार्जेस्ट इंटीजर नहीं होता, इसी तरह से जो प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, काउंटेबल नहीं होता। ठीक है, इसका प्रूफ भी थोड़ा सा लंबा है तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज होना है, उससे बेहतर है कि आप इसको जो है वो स्किप कर दें क्योंकि ये पेपर में नहीं आता, सिर्फ इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप लोग याद रखें। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन। हमने अभी पढ़ा प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन और अब हम जा रहे हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन की तरफ। कॉन्ट्रापोजिशन क्या होता है, इसको भी ज़रा गौर से आपने समझ लेना है कि आपने जैसे आपके पास अगर लिखा हुआ है P इम्प्लाइज Q, हमने मिड टर्म के अंदर इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव पढ़ा था ना। ठीक है, ये वही वाला कॉन्ट्रापॉजिटिव है कि आप जब इस पे कॉन्ट्रापॉजिटिव इसका लेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको कन्वर्स इन्वर्स याद है, एक में हम जो है वो जगह चेंज कर देते थे, एक में हम जो है P और Q को उधर ही रहने देते थे लेकिन साथ में नेगेशन लगा देते थे, और तीसरा था कि हम जगह भी चेंज करते थे और नेगेशन भी लगाते थे, तो वो था हमारा कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर क्या करना है, आपने Q और P की पोजीशन भी चेंज करनी है, यानी इफ़ P देन Q लिखा हुआ है तो जो देन वाला है उसको इफ़ बना दें और जो इफ़ वाला है उसको देन के बाद ले जाएं, और दोनों का नॉट भी ले लें, यानी दोनों को उलट भी कर देना है आपने। ठीक है, समझ आ गई जी आपने क्या करना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपने कि इसके उलट जब आपने लिख ली ना तो अब आपने इसको ठीक प्रूफ करना है। कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर क्या हो रहा था, हम जो स्टेटमेंट लिख रहे थे लेट करके उसको हम गलत प्रूफ करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप उसको चेंज करके लिखेंगे तो आपने उसको ठीक प्रूफ करना है, और अगर ये ठीक हो जाती है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली भी ठीक हो गई है। ओके, अच्छा जी, अब इसकी सबसे पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट देखें, प्रूव दैट, और ये किससे प्रूव करना है आपने, कॉन्ट्रापोजिशन से। अच्छा, आप ये यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स का कि हमें कैसे पता चलेगा पेपर में हमने कॉन्ट्रापोजिशन से प्रूव करना है कि कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना है। तो आपको स्टेटमेंट में बताया जाएगा कि प्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिशन या प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर नहीं बताया जा रहा तो आप फिर आपकी मर्ज़ी है, जिससे मर्ज़ी कर लें आप। ठीक है, जिससे समझ आता है उससे कर लें आप। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रापोजिशन से प्रूफ करना है कि फॉर ऑल इंटीजर्स n, इफ़ n स्क्वायर इज़ इवन देन n इज़ इवन। देखिए ये इफ़ p देन q, यानी इफ़ p देन q वाली आपके पास यहाँ पे सूरत हाल बन गई है। आपने क्या करना है, हमने जो देन की होती है उसको इफ़ बना देना होता है और जो इफ़ की होती है उसको देन, लेकिन दोनों को उलट भी करना है, यानी इनका ऑपोजिट लेना है। पहले तो देखिए ना, n स्क्वायर इज़ इवन है ना, तो आपने इसको कर देना है ऑड, और यहाँ पे भी n इज़ इवन है, इसको भी क्या कर देना है ऑड, यानी उलट कर दिया। अब इनकी जगह भी चेंज कर दें, देन के बाद वाली आप इफ़ पे ले जाएं, लेट इफ़ n इज़ ऑड देन n स्क्वायर इज़ ऑड। समझ आ गई कि आपने पहले इन दोनों का नेगेशन ले लेना है और फिर इसको पहले ले जाना है और जो पहले वाली है उसको बाद में ले आना है। ठीक है, तो ये हमने लेट कर लिया। अब इसको हमने ठीक प्रूफ करना है। अगर ये ठीक प्रूफ हो जाती है तो इसका मतलब है ये वाली भी ठीक थी, क्योंकि हमने दोनों को ही चेंज कर दिया ना। तो अब इसको ठीक प्रूफ करना है। पीछे हम क्या करते थे, एक को चेंज करते थे, जब एक को करते थे तो फिर आपने उसको गलत प्रूफ करना होता था, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों ही चेंज कर दी, तो अब इसको हमने ठीक प्रूफ करना है। फ़र्क याद रखना है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर हमने अपनी लेट की हुई स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करना होता है, कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर हमने अपनी लेट की हुई स्टेटमेंट को ठीक प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब देखें जी, हमने कहा कि n अगर ऑड है तो n स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। तो n अगर ऑड है तो n किसके इक्वल होगा, 2k + 1 के इक्वल होगा। फिर हमने n स्क्वायर फाइंड करना है, तो इधर n का स्क्वायर ले लें, इधर आप होल स्क्वायर लेंगे, तो वो बन जाएगा a² + 2ab + b स्क्वायर। अब पहले दोनों में से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर 2k² + 2k बचेगा, 1 में से तो हमने कॉमन नहीं लिया। अब n स्क्वायर इज़ इक्वल टू दिस, तो n स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, और ये पूरा 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कोई नया नाम दे दें साथ में +1। तो देखें n स्क्वायर भी तो ऑड आ गया ना, 2p + 1 या 2k + 1 इस तरह की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ऑड।
यानी हमने एन को भी ऑड लिया तो एन स्क्वायर भी ऑड आ गया, और यही तो हमारी स्टेटमेंट थी। हमारी स्टेटमेंट ठीक प्रूव हो गई, इसका मतलब है ओरिजिनल भी क्या है, ठीक है। ओके, नीचे बस आपने लिख देना है कि आपका जो कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट है इट इज़ ट्रू, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पे भी आपने कॉन्ट्रापोजिशन से इसको प्रूव करना है कि अगर 3n+2 ऑड है तो n भी क्या है, ऑड है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने इनका उलट लेना है, यानी अगर ये ऑड है तो हमने इसको इवन लिखना है, और ये ऑड है तो इसको भी हमने इवन लिखना है। लेकिन जो देन के बाद वाली है उसको आपने अब इफ़ के बाद ले जाना है। तो हम लेट करेंगे इफ़ n, इसको पहले लिख लेना है, जो बाद वाली है उसको पहले लिख लेना है। n इज़ इवन देन 3n+2 इज़ इवन। समझ आ रही है? क्या करना है, बाद वाली स्टेटमेंट पहले लेकिन उलट करके, और पहले वाली स्टेटमेंट बाद में लेकिन उलट करके। ठीक है, अब n इवन है तो ये इवन है, तो अगर n इवन है, ठीक है, तो n किसके इक्वल होगा, जब अगर वो इवन है तो वो 2k के इक्वल होगा, जब वो ऑड होता है तो 2k + 1 के इक्वल होता है। अब आपने 3n+2 को भी क्या प्रूफ करना है कि ये भी क्या है, इवन है, इसको आपने इवन प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे 3 एज इट इज़, और n की जगह पे n की वैल्यू पुट कर दें जो हमने ऊपर लिखी है 2k, साथ में जो +2 है वो एज इट इज़। अब 3 2s आर 6k + 2, देखें दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर 3k + 1 आ जाएगा, और ये हमारा जो 3n+2 है वो किसके इक्वल आ गया, 3n+2 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, उसको आप फॉर एग्जांपल p कह दें। तो 2 के साथ जब भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो इसका मतलब है ये इवन है, यानी 3n+2 क्या आ गया हमारा, इवन आ गया। n को भी इवन लिया था, ये भी इवन आ गया, और यही तो हमने लेट किया था, तो हमारी स्टेटमेंट ठीक प्रूव हो गई। इसका मतलब है ओरिजिनल स्टेटमेंट भी क्या है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव इज ट्रू, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब देखिए यहाँ पे सेम स्टेटमेंट आ गई है जो हम पीछे n³ + 5 वाली करके आए, तो इसको आपने स्किप नहीं कर देना कि ये तो बिल्कुल सेम है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो हमने कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से की थी, और अब हम इसको कॉन्ट्रापोजिशन के मेथड से कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक ही सवाल को हम दोनों तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें पीछे हमने क्या कहा था कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर, कि हमने पहली जो है वो ऐसी रखनी होती है, लेकिन इसका उलट कर देते हैं। लेकिन हम अभी इसको किससे कर रहे हैं, कॉन्ट्रापोजिशन से कर रहे हैं ना, तो कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर तो हम दोनों को उलट कर देते हैं, उनकी जगह भी चेंज कर देते हैं। तो ये बाद वाली चीज़ पहले चली जाएगी, n इज़ इवन, लेकिन इसका उलट करके जाएंगे हम, n इज़ ऑड। इफ़ n इज़ ऑड, देन के बाद क्या आ जाएगा, जो देन से पहले था, n³ + 5 वाली स्टेटमेंट, n³ + 5 इज़, उन्होंने हमें ऑड कहा था लेकिन हमने तो क्योंकि उसको उलट करके लिखना है ना, तो हम उसको इवन लिखेंगे। अब इसको लेकर चलना है आपने और प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है। अगर तो n ऑड है तो n किसके इक्वल होगा, 2k + 1 के इक्वल होगा। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम इसी की तरह जैसे आपने n की वैल्यू लिखी थी, फिर इसकी वैल्यू में फाइंड करने के लिए यहाँ n पुट किया तो फिर देखा कि वो इवन आ गया था। सेम काम यहाँ पे भी करना है, n की वैल्यू लिखी है, अब इसके अंदर n की जगह n की वैल्यू पुट कर दें, यानी n³ + 5 के अंदर n की जगह आ जाएगा 2k + 1। अब n का क्यूब है तो इसका भी क्यूब आ जाएगा +1। अब a + b होल क्यूब का फॉर्मूला तो आता होगा आपको, मैंने आई थिंक पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर, ये a + b का होल क्यूब होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्यूब खोल लेना है, तो 2k का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 8k³ आ जाएगा, b³ यानी 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने 3a² b करना है, तो 3a² b में जब आप 3 × a की जगह 2k का स्क्वायर × b की जगह ये करेंगे तो आपके पास 12k² आ जाएगा। 3ab² करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा जनाब 6k। ठीक है, और ये जो बाद में 1 है ये एज इट इज़, सॉरी 1 नहीं था यहाँ पे 5 था, सॉरी। अब 8k³ + 12k² + 6k, और ये 1 और 5 को ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इन सब में से अगर आप देखें तो 2 कॉमन ले सकते हैं ना हम, 4k³ 6k² 3k + 3 बचेगा हमारे पास। और जब आप देखें कि 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, लेट्स से इसको मैं p कह देती हूँ, यानी n³ + 5 किसके इक्वल आ गया, 2p के, इसका मतलब है कि ये क्या आ गया, इवन आ गया। और यही तो हमने प्रूफ करना था ना कि n अगर ऑड है तो ये इवन आता है, तो हमने n को ऑड लिया और इसका आंसर इवन आ गया, यानी हमारी जो कॉन्ट्रापोजिशन है वो ट्रू प्रूव हो गई। इसका मतलब है ओरिजिनल स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो देखें एक ही एग्जाम्पल है लेकिन दोनों तरीक़ों से आपने डिफरेंटली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सेम नहीं कर देना।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, प्रूव दैट इफ n स्क्वायर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 25 देन n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। इसको भी हमने कॉन्ट्रापोजिशन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्या करते हैं, हम देन के बाद वाली स्टेटमेंट को उलट करके पहले लिख लेते हैं, यानी n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, तो हम इसको लिखेंगे n इज़ डिविजिबल बाय 5। तो हम उसको यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, n इज़ डिविजिबल बाय 5 या 5 डिवाइड्स n, ठीक है। अगर आप वर्ड्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सेंटेंस फॉर्म में, तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये हम इफ़ बना लेंगे और देन में क्या चला जाएगा, जो देन से पहले था, यानी n स्क्वायर इज़ नॉट डिविजिबल, तो इसका उलट क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 25, यानी 25 डिवाइड्स n स्क्वायर। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर तो 5 जो है वो डिवाइड करता है n को, यानी जैसे हमने पीछे कहा था ना d डिवाइड्स k, तो हम इसको कैसे लिख रहे थे, k इज़ इक्वल टू k डिवाइड्स d डिवाइड्स n, तो n इज़ इक्वल टू d डॉट k। तो यहाँ पे 5 डिवाइड्स n है, तो n इज़ इक्वल टू 5 डॉट k आ जाएगा, यानी उस d की जगह पे 5 आ गया, ठीक है। अब आप देखें कि हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें इसी इक्वेशन का, n का स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा, 5 का 25 आ जाएगा और k का जो है वो k स्क्वायर आ जाएगा। अब k स्क्वायर के जो है वो 25 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे d के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो d n को डिवाइड कर रहा होता है, तो 25 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 जो है वो n स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सो 25 डिवाइड्स n स्क्वायर, और यही तो हमने प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, हमारी कॉन्ट्रापोजिशन ठीक प्रूव हुई है। इसका मतलब है ओरिजिनल स्टेटमेंट भी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये भी देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट ही कंसिडर होती है एग्जांपल के, अगर x मॉड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मॉड का मतलब यानी उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, देन x इज़ ग्रेटर देन 1 और x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो सेम वही, क्योंकि हमने इसको कॉन्ट्रापोजिशन से करना है, तो हम देन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है उसको हम देन से पहले यानी इफ़ के साथ लिख लेते हैं। लेट इफ़, इन दोनों का उलट करके लिखना है। उलट का मतलब है कि x ग्रेटर देन 1 को हम क्या लिखेंगे, x लेस देन 1, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं था तो हम इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है। उलट करने का मतलब इनइक्वालिटी के अंदर क्या होता है कि इसके ऑपोजिट साइन, ग्रेटर देन की जगह लेस देन, और अगर इक्वल टू लगा होता तो हम उसको हटा देते, नहीं लगा हुआ तो हमने उसको लगा देना है, ठीक है। और जो और होता है ना उसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। और का उलट क्या होता है, एंड होता है। और उसके बाद ये जो x लेस देन -1 है, इस लेस देन को हमने ग्रेटर देन -1 कर देना है, और इक्वल टू नहीं लगा हुआ ना तो वो आपने लगा देना है साथ में, ठीक है। इफ़ वाली स्टेटमेंट हो गई, अब देन लिखना है, और जो अब पहले इफ़ वाली थी उसको हमने देन के अंदर ले जाना है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन था, अब हमने उसको लेस देन इक्वल टू कर देना है। ये हमने लिख ली। अब हमने इफ़ वाली स्टेटमेंट लेनी है और देन वाली प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इफ़ वाली स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, इसको देख के हमें ये पता चल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से छोटी है, लेस देन 1, और -1 से बड़ी है। तो हम उसको यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, यानी -1 x और 1, यानी x जो है वो -1 और 1 के बीच में है। अब यहाँ पे आप साइंस लगा लें, देखें 1 की तरफ ओपन है और x की तरफ क्लोज है, तो हमने ऐसे ही लगा देना है। यहाँ पे -1 की तरफ क्लोज है और x की तरफ ओपन है, तो हमने इसको -1 की तरफ क्लोज और x की तरफ ओपन कर देना है। अब x -1 और 1 के बीच में है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो कि जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन करते हैं तो हमारे पास 2 साइन आते हैं ना सामने वाले नंबर के साथ, +b और -b। तो यहाँ पे देखें प्लस और माइनस दोनों में 1 मौजूद है, यानी हम इसको क्लोज करना चाहें तो हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, यानी x की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें, दोनों के साथ लेस देन का साइन है, आप लेस देन का साइन लगाएं और साथ में 1 लिखते हैं। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, और यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी जो कि प्रूफ हो गई है। ओके, if m plus n is even then n and m are both even और both odd, यानी या तो दोनों even है या दोनों odd है। तो हमने then के बाद वाली जो है उसको चेंज करके पहले लिख लेना होता है। तो हम लेट करेंगे if, अब देखें ना उन्होंने क्या कहा था कि m और n या तो दोनों even है या दोनों odd हैं, तो इसका उलट क्या बनेगा, इसका उलट ये होगा कि इनमें से एक even है और एक odd है, यानी दोनों ना तो इवन है दोनों ना ही ऑड है, बल्कि हम ये कहेंगे कि एक इवन है और एक ऑड है, ठीक है। इफ़ वन ऑफ m and n is even and other is odd, इस तरह लिख लें,
या इस तरह लिख लें कि m इज़ इवन n इज़ ऑड, या m इज़ ऑड n इज़ इवन, किसी एक को इवन दूसरे को ऑड लिख लें। देन के बाद अब हमने ये इफ़ वाली स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन उसका उलट, m प्लस n इज़ इवन लिखा हुआ है ना, अब आपने m और n की वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं m को इवन और n को ऑड ले लेती हूँ, तो m जो है वो 2k हो जाएगा, और ये 2k की जगह आप l लिख लें और +1, क्योंकि ये ऑड है ना, इसको +1 वाली फॉर्म में लिखना है, और इसको हमने सिर्फ 2k की फॉर्म में। आप इस तरह भी कर सकते हो कि m को ऑड और n को इवन रख लो, वो आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। किसी एक को इवन एक को ऑड रखना है, ठीक है। अब हमने m प्लस n फाइंड करना है, तो m प्लस n में हम m की वैल्यू और n की वैल्यू को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब देखें इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर k प्लस l प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 सॉरी बाहर आएगा, क्योंकि उसमें से तो नहीं हमने कॉमन लिया ना। अब 2 इंटू समथिंग, यानी m प्लस n इज़ इक्वल टू 2, और इस k प्लस l की जगह कोई नया नाम आप रख दें, फॉर एग्जांपल p रख देते हैं, और बाहर जो +1 है वो एज इट इज़। और ये जो फॉर्म होती है ये किसकी होती है, ये ऑड इंटीजर्स की होती है ना, यानी m प्लस n जो है वो क्या आ गया, हमारे पास ऑड आ गया, तो हमारी कॉन्ट्रापोजिशन क्या होगी, ठीक हो गई। इसका मतलब है ओरिजिनल स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। तो सारी मैंने कोशिश की है कि एग्जांपल्स आपको अच्छे से क्लियर करवा दूँ। फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है, क्योंकि बड़ा टाइम लग जाता है, बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्किप ना करूँ बीच में से, एग्जांपल्स ना सारी करवा दूँ आपको। तो लाजमी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी लाजमी करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।